बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो टॉपिक है नाइन्थ की केमिस्ट्री में वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। पहले हमने कौन सी की थी? पहले हमने की थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो उसके अंदर दो डिफेक्ट आ गए थे। एक क्या था कि चार्ज पार्टिकल्स जब रिवॉल्व करेगा एक दूसरे के इर्द गिर्द तो फिर क्या होगा कि उनकी एनर्जी क्या होगी? इमिट होगी। एनर्जी इमिट होने की वजह से हमने कहा था कि वो रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका क्या है? डिफेक्ट है, इसमें कुछ अभी बातें रहती हैं। अब हुआ क्या कि एक और साइंटिस्ट है, उसका नाम है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी और उसके अंदर उसने क्या कहा था कि जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जी है वो इमिट जो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। कि जब एनर्जी इमिट और अब्जॉर्ब होती है किसके अंदर? एटम के अंदर, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये जो लफ्ज़ है ना, ये वाला वी नहीं है, ये है न्यू, एन से न्यू। अब जब इसको हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा। वो क्या होगा? एच न्यू। एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको अब क्या करेगा? बोहर इस्तेमाल करेगा। ठीक हो गया। अब ये क्या थ्योरी थी? ये थी कि तमाम जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब है फिक्स एनर्जी है, ये कम ज़्यादा नहीं होती। अगर कम ज़्यादा नहीं हो रही इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही दायरे में क्या कर रहा है? वो गर्दिश कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को इस्तेमाल करके 1913 में बोहर ने अपना मॉडल पेश किया जो किसके ऊपर बेस था? हाइड्रोजन बेस है। कोई पूछे कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो मॉडल बनाया है तो वो किस एटम पर बनाया है? हाइड्रोजन एटम पर बनाया है, जो सबसे पहला एलिमेंट, या हम कहेंगे सबसे छोटा एलिमेंट, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहली बात या पहला पोस्टुलेट वो क्या बयान करेंगे? वो कहता है कि ये जो है ना न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसका जो रेडियस है वो आर है, यानी एक ख़ास रेडियस में वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर रहा है किसके इर्द गिर्द? अराउंड टाइनी न्यूक्लियस। और किस दायरे में? इन रेडियस आर। उसका जो रेडियस है वो क्या है? वो आर है। आर रेडियस में वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसका रेडियस आगे चले जाएंगे दूसरे ऑर्बिट की तरफ, उसका रेडियस ये वाला होगा, इसके बाद वाले ये, इस आगे सो ऑन चलते चले जाएंगे। इतना पता चला हमें पहले पोस्टुलेट से कि इलेक्ट्रॉन एक मखसूस रेडियस के अंदर क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर रहा है। अब रेडियस दे इसका मतलब ये कम ज़्यादा नहीं होगा। जैसे पहले मैंने कहा था ना, वो कम होता न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अब तो उसने रेडियस दे दिया कि इस रेडियस पे बस वो क्या करेगा? वो रिवॉल्व करेगा। दूसरी बात उसने क्या की? दूसरी बात उसने ये की कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी जो है ना वो क्या है? क्वांटाइज है। जो ऑर्बिट्स हैं इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज्ड। चलो इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं, रेड से ही लिखते हैं। क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटाइज का मतलब क्या है? फिक्स एनर्जी, यानी कि ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है? वो
फिक्स है। अगर वो ये ना कहता कि फिक्स है, इसका मतलब है कि वो कम होती आएगी, तो वही रदरफोर्ड वाली बात आएगी, फिर वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि एनर्जी क्या हो गई है, वो फिक्स हो गई। तीसरी बात क्या है, इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है दूसरी बात को कि जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। अगर क्वांटाइज्ड है, उसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, उस वक्त तक वो ना एनर्जी इमिट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जब तक एज लॉन्ग एज, ये लफ्ज़ लाजमी लिखना है आपने, एज लॉन्ग एज जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करे, अपने ही ऑर्बिट में रहेगा, तो उसमें क्या करेगा कि नाइदर इमिट और नार एब्जॉर्ब। क्या चीज़, एनर्जी। अब आपके पास 10 रुपये हों, ना वो आप खर्च करें ना कोई आपको दे, तो आपके वो कितने पैसे रहेंगे, 10 रुपये ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना अगर एनर्जी ना तो आ रही है और ना ही निकल रही है, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो वो ऊपर पहली बात उसने कर दी है कि एनर्जी जो है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है, कि एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, ना एनर्जी उसने इमिट करनी और ना ही उसने क्या करनी है, एब्जॉर्ब करनी। फिर कब इमिट और एब्जॉर्ब करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। यानी कि एनर्जी जो है वो इमिट और एब्जॉर्ब उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे, वो जंप करे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, फिर एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगी। अगला पोस्टुलेट है कब इमिट और कब एब्जॉर्ब होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अब ये क्या बात हुई, तो पहले आपको एक और बात बताता हूँ। ये है न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब जो जो हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये जो लफ्ज़ मैंने बोला ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि आप एक ईंट लें, उसे आप क्या करें, ज़मीन से उठाएं, तो जितना आप उसका एच इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पढ़ा ना mgh। तो इसी तरह यहाँ से जितना हम इससे दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाले जो शेल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो करीब है उसकी एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। जिनके फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद वाले शेल की इससे ज़्यादा होगी, उसके बाद वाली इससे भी ज़्यादा, उसके बाद इससे ज़्यादा, आगे ज़्यादा 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 इन्फिनिटी तक चले जाएँ। अब हमने अब ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा तो एनर्जी इमिट होगी कि एब्जॉर्ब होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ से, जो हायर एनर्जी ऑर्बिट हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिट कहाँ बोला, लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। अगर हम फिगर की तरफ देखें तो जो बाहर वाला शेल दाहिर है उसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वहाँ से वो, यानी कि ये जो हमने कितने शेल बनाए हैं, 3। पहले वाले को हमने n = n का मतलब है क्वांटम नंबर या शेल नंबर भी कह सकते हैं। तो क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3।
तो पहले वाले ऑर्बिट को हम k कह रहे हैं, दूसरे वाले ऑर्बिट का नाम रखा है l, तीसरे ऑर्बिट का हमने m, आगे सो ऑन। अब क्या है कि थर्ड ऑर्बिट से वो कहाँ आ रहा है, वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। तो इसका मतलब हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है, वो लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा। तो जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, तो अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट, यानी कि अब इसने इस जगह पे आना है, तो इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जितनी कि इस ऑर्बिट की एनर्जी, तब ये यहाँ आ सकता है। तो हम इसको एनर्जी क्या करेंगे, देंगे। तो एनर्जी देने से एनर्जी इसको क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ से जंप करके कहाँ आ जाएगा, तीसरे ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इस तरह एनर्जी क्या होगी, वो हम कहेंगे कि अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। इतनी बात बतानी। तो अब क्या हमें समझ लगी है कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या होगा, रेडिएट होगी, इमिट होगी। और जब लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। अगर हम पहले ऑर्बिट को देखें तो हम कहेंगे पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको हम डिनोट करें E1 से, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी को किस करें E2 से, और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है कहाँ भला, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसको हम कहेंगे ये E2 होगी, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, और E1 का मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब ये जंप करके आ रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो रिलीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं कि फिर हमारे पास डेल्टा E, जो किसने किया था, मैक्स प्लैंक 1, ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, और ये इक्वल टू क्या होगा, H न्यू। H जहाँ पे क्या होगा, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आखिरी पॉइंट हमारे पास जो आ गया है, इसका पांचवा पॉइंट, वो भी इसी का ही नेबल बदल है। वो कह रहा है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है उसका मास भी है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये हमने साबित किया था किसके अंदर, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में, E/m रेशो जे थॉमसन ने मालूम की थी। कोई चीज़ अब मास भी है तो वो चीज़ क्या हो रही है, मूव। अगर जिसका मास है और वो मूव कर रही है तो उसका क्या होगा, मोमेंटम। ठीक है, जैसे लीनियर मोमेंटम मैंने पढ़ा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ m एंड v, यानी कि मास एंड वेलोसिटी। अब ये चीज़ क्या कर रही है, जो घूम रही है, तो इसका हम कौन सा मोमेंटम लेंगे, इसका लेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कह रहा था इसका, एंगुलर मोमेंटम ये होगा mvr इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब ये जो n है ना, ये क्या चीज़ होगी, ये होगा क्वांटम नंबर, यानी कि पहला ऑर्बिट होगा तो n इक्वल टू 1 होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा तो n इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तीसरा ऑर्बिट होगा तो n इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अब ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ वही हो सकता है जो इसके बराबर हो। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसके अंदर तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक h ओवर 2 पाई इंटू हम क्या लेते हैं n। जो h की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो है 6.63 10 टू रेज पावर -34 जूल सेकेंड। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें, h की वैल्यू 6.63 10 टू रेज पावर -34, ये 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई के साथ, पाई की वैल्यू 3.14 लगाएं, इनटू हम यहाँ पे कर लेते हैं n। अच्छा जी, इस वैल्यू को जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 10 टू रेज पावर -34 और इनटू हम लिखेंगे n। n अगर है पहला ऑर्बिट तो इधर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 10 टू रेज पावर -34 इंटू 1,
तो क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा 1 10 टू रेज पावर -34। इसका जो यूनिट होगा एंगुलर मोमेंटम का वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारे पास किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर टेस्ट योर सेल्फ 2.2 का 5th क्वेश्चन है। वो क्या है, वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, आप इसे साबित करें। क्वांटाइज का मतलब क्या कि ये फिक्स है। अब पहले का हमेशा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना बनेगा सिर्फ वही उस ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, फिर दूसरे का क्या होगा, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एन की जगह पे क्या लिखें हम, 2 लिखें, वैल्यू तो वही रखेगी 1 10 टू रेज पावर क्या है -34 और इनटू ये एन है। अब एन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, दूसरे ऑर्बिट की मालूम करना चाहते हैं तो 1 10 टू रेज पावर -34 इनटू क्या करेंगे 2, तो क्या आंसर आएगा 2 10 टू रेज पावर -34 और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो क्या आएगा, किलोग्राम, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आया है ये आया है सेकंड ऑर्बिट का, और ये जो हमने निकाला ये कौन सा निकाला है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो गए, फिक्स हो गए। अगर मैं कहूँ तीसरे ऑर्बिट का निकालें तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ 3 लगाना है। अगर मैं कहूँ फोर्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मालूम करें तो ये क्या होगा 4 10 टू रेज पावर -34। मैं कहता हूँ फिफ्थ का आप मालूम करें तो क्या होगा 5 10 टू रेज पावर -34। अगर मैं कहता हूँ सिक्स्थ ऑर्बिट का आप क्या करें, एंगुलर मोमेंटम मालूम करें तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे कि आगे 6 1 और 6 आएगा, तो 6 10 टू रेज पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरह आपका जो है ना हल हो जाएगा टेस्ट योर सेल्फ 2.2 जो कि इसका 5th क्वेश्चन है, उसको देखें और इस तरह जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दें। ठीक है, अब दोबारा ज़रा देखें, ये सारे का सारा चक्कर जो चल रहा है ना ये किसके ऊपर चल रहा है, ये प्लैंक्स की थ्योरी के ऊपर चल रहा है, वो जो मैंने ऊपर थोड़ी सी लिखी है। ठीक है, पहली बात उसने क्या की है कि हमने जो एटम लिया है वो कौन सा लिया, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, इन रेडियस आर। फिर उन्होंने कहा ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, क्वांटाइज यानी कि फिक्स होगी। फिर हमने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो एनर्जी इमिट करेगा और ना क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, इनकी जितनी है उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कब इमिट ऑब्जॉर्व करेगा, जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर या लोअर से हायर। फिर हमने देखा है कि कब इमिट और कब एब्जॉर्व करेगा, तो वो 4th पॉइंट है और ये टेस्ट योर सेल्फ में भी है। अब हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जब वो लोअर से हाई की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। इसको हम देख सकते हैं प्लैंक्स इक्वेशन के जरिए से ही कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, E2 एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस E1 एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये इक्वल टू किसके होगी, एच न्यू के। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 10 टू पावर -34 जूल सेकंड, और न्यू हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इसके बाद हमने देखा है कि अगर ये क्या कहते हैं उसे एनर्जी इसकी क्वांटाइज्ड है, इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स है। तो हमने देखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है 1 10 टू पावर -34 है, सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा 2 10 टू पावर -34, थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा 3 10 टू पावर -34, फोर्थ का क्या होगा 4 10 टू पावर -34, फिफ्थ का क्या होगा 5 10 टू पावर -34। यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। तो ये था आज का लेक्चर, इसे आप बुक से लाजमी रीड कीजिएगा।